गधे बन के कमाइए, राजा बन के खाइए, मेहनत जितनी मर्जी कर लो, लेकिन इसीलिए जो लोग बाहर का खाना खा रहे हैं वो बीमार पड़ रहे हैं। बाहर का खाओ या घर का खाओ, अगर आप घर में भी दाल दही खा रहे तो वहाँ भी मरीज बनोगे। फिश खा ली, ऊपर से दूध पी लिया, इंस्टेंट उसके बॉडी में जितनी जल्दी साइनाइड रिएक्शन करता है डेथ के लिए, उतनी जल्दी शहद और दूध इक्वल क्वांटिटी में अगर हम पित्तल के बर्तन में डाल के दे दें तो इंस्टेंट उसका डेथ होता है। लेकिन आयुर्वेदा के हिसाब से फास्ट का क्या महत्व क्या है और सही तरीका क्या है फास्ट करने का? प्रकृति कैसे भोजन देती है, भोजन लेने का मेन सोर्स हमारा सन है। बात ये है कि सिर्फ हम उसको उसकी टेक्निक हमें आनी चाहिए, तो आप बिना खानों के हजारों साल रह सकते हैं। अगर डायबिटिक है या कोई भी तरह की लाइफस्टाइल डिजीज है तो क्या मिल्क हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? वो दूध ही नहीं है तो हम क्या बात करेंगे उसकी। अभी आजकल यंगस्टर्स में क्या चल रहा है, केले के साथ दूध का सेवन, पपीते के साथ दूध का सेवन, सारा फ्रूट के शेक बना के जो बनाते हैं वो सारा बेरुदार है। जिन लोगों को लगता है कि हम तो घर का बना खाना खा रहे हैं, बहुत होम कुक्ड फूड खा रहे हैं। होम कुक्ड फूड में जो प्रेशर कुकर है ना, आज की डेट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। उस प्रेशर के अंदर, प्रेशर कुकर में बनाया गया खाना पकता नहीं है सर, वो प्रेशर एक्सर्ट करता है तो वो खाना गलता है। तो क्या खाने के साथ पानी पीना सुरक्षित है? एक रोटी के खाने के बीच में अगर हम एक सिर्फ सिप। आयुर्वेद में ऐसा कोई या होममेड कोई ऐसी रेमेडी है जिसको यूज करके अपने डाइजेशन को ठीक किया जा सकता हो? समस्या का समाधान और समस्या के लिए समाधान दोनों एक जैसी लगती है, मीनिंग दोनों के बहुत डिफरेंट है। दोस्तों नमस्कार, मैं अनु गुप्ता आज आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अनु गुप्ता पॉडकास्ट में। और आज हमारे बीच बहुत ही खास मेहमान हैं, गेस्ट हैं, जिनके पास आयुर्वेद का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, डॉक्टर हैं और बहुत सारी लाइफस्टाइल डिसीज़ पे उन्होंने बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म किया है। सो मैं आपके बीच इनवाइट करता हूँ डॉक्टर A.V. अग्रवाल जी। डॉक्टर अग्रवाल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस पॉडकास्ट में। तो डॉक्टर साहब, चूँकि आप आयुर्वेद से हैं और मैं फार्मा इंडस्ट्री में मैंने काफ़ी साल काम किया है, तो आज हमारे देश में जिस स्पीड से बीमारियां बढ़ रही हैं, बीपी, शुगर, थायराइड, कैंसर, मतलब हर घर में कोई ना कोई मरीज बैठा हुआ है जी। तो जनरली लोगों का जो परसेप्शन है वो है कि तुरंत जाके एलोपैथी मेडिसिन ले लेना। लोगों को लगता है कि तुरंत आराम मिल जाएगा, और आयुर्वेद इसलिए शायद प्रेफर नहीं करते कि बहुत टाइम लगता है और तमाम सारे कॉम्प्लिकेशंस करने पड़ते हैं। तो ये बात कहाँ तक सही है और आपकी क्या राय है इसको लेके? गुप्ता जी, आयुर्वेद के बारे में जो लोग बोलते हैं ना, वो उस फील्ड में अज्ञानी है, उनको नॉलेज नहीं है उसके बारे में। कुदरत में जो हम रोज़ सुबह से शाम तक अपनी लाइफ में एक्टिविटी करते हैं, खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं, सलाद खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, वो सब क्या है? आयुर्वेद की मेडिसिन कहाँ से बनती है? हमने देखा उन्हीं में से होती हो जी। 90% औषधियाँ हमारे किचन में है जी। सिर्फ उसका एक कम्बिनेशन बनाना होता है। वही कम्बिनेशन सही बन जाए तो वो आपको बीमारियों को क्योर करती है, और गलत बन जाए तो उसको विरुद्धार कहा जाता है, बीमारियां जनरेट करती है। तो ये हमारी समझ की बात है कि हमें नॉलेज नहीं है, इसलिए हम कहते हैं कि अब जो हम रोज़ खाना खा रहे हैं, मैं कहता हूँ आप प्रॉपर खाना खाते रहिए, तरीके से खाना खाइए, तो हम औषधियों की तरफ जाते क्यों हैं? वही औषधि खाना ही आपके औषधि के रूप में जो काम रिजल्ट कर की हम बात करते हैं कि बहुत टाइम लगता है, तो ये इस क्या फास्ट रिजल्ट मिल सकते हैं? कोई भी, चाहे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है और भी थायराइड, लाइफस्टाइल, अगर हमारे को प्रॉपर नॉलेज है, डायग्नोज सही है, नॉलेज प्रॉपर है, तो फास्ट रिजल्ट ही मिलते हैं, क्योंकि वो कुदरत है, वो नेचर है, नेचुरल तरीके से काम कर रहे होते हैं। काम कर रहे हैं। तो जैसे कि कहा जाता है कि एलोपैथी का जो बेस होता है वो सिम्टम के आधार पर होता है कि फीवर आ गया तो फीवर की गोली, जुकाम आ गया तो जुकाम की गोली। आयुर्वेदा में जो ट्रीटमेंट है वो उसका बेस क्या होता है, किस आधार पर? आयुर्वेदा का जो ट्रीटमेंट है वो वात पित्त कफ पेस्ट है। हमारी बॉडी में त्रिदोष रहते हैं, 3 तरह के दोष होते हैं। वात बढ़ता है तो वात से रिलेटेड बीमारी आती है, जैसे पित्त वात से रिलेटेड, जैसे आपको गठिया हो गया, अर्थराइटिस हो गया, रूमेटिज्म हो गया, वायु से रिलेटेड जो बीमारियां हैं वो सारी वात रोग बीमारियां कहलाती है। पित्त बढ़ गया तो पित्त में आपकी डायबिटीज़ पित्त रोग है, ब्लड प्रेशर आपका पित्त रोग है, स्किन डिजीज सारी पित्त रोग है। आपका कफ बढ़ जाता है तो ये अस्थमा हो गया, ब्रोंकियल अस्थमा हो गया, और शरीर का स्थूल होना, ये सब हमारे जो है वात रोग, कफ की वजह से बीमारी आती है। तो उससे एक नहीं है, 70 80 200 बीमारियां एक दोष के बढ़ने से बढ़ती है। अब उसको मॉडर्न साइंस में नाम कोई भी दे दो। तो ये दोष जो आपने बताए हैं, त्रिदोष जिसे बोलते हैं, ये डिस्टर्ब क्यों हो जाते हैं, किस वजह से डिस्टर्ब हो जाते हैं, और इन्हें बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये डिस्टर्ब होते क्यों हैं? जी। जब हम आयुर्वेद में डायग्नोसिस के ऊपर जाते हैं तो उसमें सबसे पहला ऊपर हमारा जो शब्द आता है उसका नाम है आहार सेवना, कि हम खाना क्या खा रहे हैं। तो आहार सेवना में क्या आता है, हम हमेशा
इनकम्पेक्टेबल फूड लेते हैं, मतलब कि हमने विरुद्ध आहार खाया। ओके। सबसे पहले जब शुरुआत हुई तो आहार सेवना, जब हम उसका डायग्नोज चार्ट बनाते हैं तो सबसे पहले ऊपर आता है आहार सेवना कि हमने विरुद्ध आहार खाया। उसके बाद नीचे आएगा वाइशेटेड ऑफ दोषास। ओके। उससे हमारे बॉडी में जो त्रिदोष थे, वात पित्त और कफ, ठीक है, वो दोष वाइशेटेड हुए। उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा, दोषा प्रधाना। कौन सा दोष आपका वाइशेटेड ज़्यादा हो रहा है, वात हो रहा है, पित्त हो रहा है, कफ हो रहा है, मतलब प्रधान का मतलब कि ज़्यादा डोमिनेंट है, प्रोमिनेंट कौन सा है उसमें। ओके। ठीक है। उसके बाद जो कौन सा दोष ज़्यादा आपका हुआ, फिर नेक्स्ट हमारे उसमें आता है कि संचय स्थाना। अच्छा। ठीक है, तो उन्होंने कौन से स्थान पे जाके एकोमुलेट हुआ हो, जो दोष बढ़ा आपका वो आपका पेट में गया, आपका ब्रेन में गया, मसल्स में गया, किसी ऑर्गन में गया, उसका स्थान क्या है वहाँ पे। और फिर उसने अग्नि मंद, कौन सी अग्नि को मंद किया, हमारी जठर अग्नि को। बात है, हाँ। मतलब उसने जठर अग्नि को मंद किया कि बाहर की 13 अग्नियों में से किसको मंद किया। और उसके बाद आता है स्रोत, कौन से स्रोता से उसका प्रभाव हुआ, क्या वो ब्लड से होके गया, क्या वो प्राणवायु से होके गया। तो जिस स्रोत से जाएगा फिर संचय स्थान, फिर कहाँ पे एक्युमुलेशन होगी उसकी, इकट्ठा कहाँ हुआ, और फिर उसने जो बनाया उसका नाम व्याधि, उसका डायग्नोज। तो शुरुआत कहाँ से हुई, फूड से हुई। मतलब से तो आपने फूड में जो बात कही विरुद्ध आहार या इनकम्पेटेबल फूड जी, तो ये क्या होते हैं और जनरली हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। विरुद्ध आहार का ये कहा गया है कि जब दो या दो से अधिक चीज़ें आपस में सेम तासीर की ना हो, या उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स सेम ना हो, या किसी का बड़ा छोटा हो, तो जब हम उनको लेते हैं, या उसकी प्रकृति डिफरेंट हो। प्रकृति, खाने की भी प्रकृति है, कोई खाना गर्म रहता है, कोई ठंडा रहता है, कोई वायु वाला रहता है। तो उस खाने को जब हम आपस में एक दूसरे के साथ मिलाते हैं और उनका मेल नहीं होता है, उसको विरुद्ध आहार कहा जाता है। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं कि जैसे काले माह की दाल होती है और उसको आप दही के साथ खा लो, 1 महीना आप रेगुलर यूज कीजिए, आप बीपी के पेशेंट बन जाओगे। और माय गॉड, होटल में बिना उसके तो सर्व ही नहीं किया जाता, ऊपर से भी डाल देते हैं। तो होटल में जितना भी बनता है वो विरुद्ध आहार बन रहा है, क्योंकि उनको फूड का मेन्यू नहीं पता, उनको हम इंसानों के टेस्ट का मेन्यू पता है। ओह माय गॉड, इसीलिए जो लोग बाहर का खाना खा रहे हैं वो बीमार पड़ रहे हैं। बाहर का खाओ या घर का खाओ, अगर आप घर में भी दाल दही खा रहे तो वहाँ भी मरीज बनोगे। तो सिर्फ ये काली वाली दाल या कोई भी दाल के साथ दही? काली वाली दाल के साथ स्पेशली अगर आप दही का, और हमारे नॉर्थ इंडिया में दाल मखनी, दाल दही बहुत चलती है, और साउथ इंडिया में दही बड़ा जी, वो भी दाल का ही बना होता है, बहुत चलता है। तो लोग मैक्सिमम इसको विरुद्ध आहार कहा गया है। उसके बाद किसी भी मांस के साथ दूध का सेवन करना। ओके। आजकल तो मैंने चिकन के साथ बटर चिकन, कर्ड चिकन, कड़ी चिकन, पता नहीं क्या क्या बनना शुरू हो गया। जब हम किसी दूध, मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट के साथ किसी मांस का सेवन करते हैं, नॉन वेज का सेवन करते हैं, उसको विरुद्ध आहार कहा गया है। और आप प्रैक्टिकल में हमने ये देखा है कि किसी ने मछली खा ली, फिश खा ली, ऊपर से दूध पी लिया, इंस्टेंट उसकी बॉडी में चेंजेज आ जाएगी और स्किन डिजीज आ जाएगी, जिसको लिकोडर्मा कहा गया है। विटिलिगो या लिकोडर्मा, सफेद स्पॉट हो जाते हैं, और उसका बहुत सारा इलाज कराने के बाद भी आराम नहीं होता, वो परमानेंट हो जाता है ऑलमोस्ट, क्योंकि वो लीवर को डैमेज करती है इंस्टेंट ये चीज़ें। राइट। शहद है, शहद के साथ घी अगर आप इक्वल क्वांटिटी में मिला के किसी को दे दो, या देना नहीं चाहिए, बताना भी नहीं चाहिए, और साइनाइड से भी बड़ा जहर है। जितनी जल्दी साइनाइड रिएक्शन करता है डेथ के लिए, उतनी जल्दी शहद और दूध इक्वल क्वांटिटी में अगर हम पित्तल के बर्तन में डाल के दे दें तो इंस्टेंट उसका डेथ होता है आदमी का। ये भी एक विरुद्ध आहार कहा गया है। शहद और दूध जी, या शहद और घी? शहद और घी। ओके, ठीक है। फिर अभी आजकल यंगस्टर्स में क्या चल रहा है, केले के साथ दूध का सेवन, पपीते के साथ दूध का सेवन, फ्रूट शेक जो बनाते हैं वो सारा विरुद्ध आहार है। उससे आपका डाइजेशन की प्रॉब्लम रहेगी, दोषों का वाइशेटेड होना शुरू हो जाएगा, कफ दोष बढ़ने शुरू हो जाएंगे बॉडी के अंदर। तो ये सब चीज़ें जो है हमें अज्ञानता की वजह से कर रहे हैं, उसी को विरुद्ध आहार कहा गया है। कि दो भोजन का, जो इवन की गेहूं और चावल का भी मेल नहीं है आपस में, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स दोनों का डिफरेंट आता है। अगर आप रोटी खा रहे तो रोटी ही खाइए, चावल खा रहे तो चावल ही खाइए, नहीं तो उसको डाइजेशन करने के लिए बॉडी को 2 से 2.5 घंटे एक्स्ट्रा लग जाएंगे, और तब तक अगले खाना आ जाता है। तो पूरा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम तो इसी में लगा रहा, फिर उसको रेस्ट तो मिल नहीं रहा प्रॉपर। तो विरुद्ध आहार मतलब 2 चीज़ें या 2 से ज़्यादा चीज़ें जो आपस में जिनका
या तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स नहीं मिलता, या उनकी नेचर नहीं मिलती, या उनकी प्रकृति नहीं मिलती है। यस, फ्रूट्स के बारे में भी बोला जाता है कि लोग कई सारे फ्रूट्स मिक्स कर लेते हैं, तो फ्रूट्स में भी गुप्ता जी ये है कि जैसे फ्रूट्स है, फ्रूट में रस होते हैं हमारे जी। अब क्षय रस होता है, कटु रस होता है, तीक्त रस होता है, मधुर रस होता है, 4 तरह के रस होते हैं जी। अब अगर हम उनको आपस में मिक्स करेंगे उन रसों को, क्योंकि मिक्स कब करेंगे जब हमें उसके बारे में नॉलेज नहीं है, तो बेनिफिट देने के बजाय नुकसान करेंगे हमारे को, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम। बिल्कुल सही कहा। अक्सर मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग बोलते ही नहीं तो हमने फ्रूट्स खा रहे हैं जी, और फ्रूट के साथ में सलाद भी मिक्स कर देते हैं जी जी, तो ये सब इनकम्पेटेबल फूड है जाएगा। बेटर है कि अगर आपको फ्रूट खाना है तो एक टाइम में एक ही फ्रूट खाएं, इसको 2 खा लो, 3 खा लो, 4 खा लो, एक ही किस्म का फ्रूट खाओ और फिर गैप दो उसको 1 घंटे का, और अगला फ्रूट और जितने भी साइट्रिक फ्रूट है जिसके अंदर विटामिन सी ज़्यादा रहते हैं उनको दोपहर से पहले खा लेना चाहिए। फ्रूट की बात आई तो कुछ लोग ऐसे भी जो शाम को 8 बजे 9 बजे बोलते हैं हम तो फल खा रहे हैं, रात को भी फल खा लेते हैं, तो क्या सही है? केले को छोड़ के रात को किसी और फल खाने का विधान नहीं है। वैसे तो सूरज छुपने के बाद कुछ भी खाने का विधान नहीं है जी, लेकिन फिर भी आप केला रात को ले सकते हैं। केला मतलब अलाउड है? मतलब अलाउड है बाकी तासीर के हिसाब से। ओके जी। तो ये तो बात हो गई विरुद्ध आहार की जी। और शायद इसीलिए लोगों को डाइजेशन की प्रॉब्लम भी रहती होगी। आपका जो मध्य प्रदेश है जी, सेंट्रल सिस्टम है डाइजेशन का। हाँ, मैं मध्य प्रदेश से ही हूँ। जी जी नहीं, बॉडी का मध्य प्रदेश, बॉडी का मध्य प्रदेश, उसी से ही प्रॉब्लम शुरू होती है। मतलब अभी मैंने आपको बताया कि आहार सेवना, कि हमने जो खाना खाया वो इम्पैक्टेबल फूड है, विरुद्ध आहार खाया गया हमारे से, उसी से सारी बॉडी में प्रॉब्लम आएगी। तो अभी तो खाने की बात हो गई, अब मैं बात करता हूँ चूँकि मैं एज ए डायबिटीज रिवर्सल एज ए कोच काम कर रहा हूँ, तो डायबिटीज जैसी बीमारी जिसे हम मधुमेह कहते हैं, आयुर्वेद में मतलब मैं चाहूँगा चूँकि आपके पास आयुर्वेद का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, तो घरेलू नुस्खे ऐसे क्या हो सकते हैं जिनको लोग अपने से अप्लाई करके काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकें, मैनेज कर सकें, या किस तरह से मैनेजमेंट हो सकता है? आयुर्वेद में भी अगर हम गुप्ता जी देखें तो जो डायबिटीज़ आज की डेट में चल रही है ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, बिल्कुल डिजीज तो नहीं है ये जी। इसके साथ जुड़ जाता है बीपी, इसके साथ जुड़ जाता है हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल, चाहे वो VLDL है चाहे LDL है। तो ये जो इनको बीमारियां कह लो, कुछ भी आम आदमी की भाषा में तो बीमारी कह रहे हैं, ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है आपकी बॉडी का अंदर। तो इसको अगर मैनेज करना है आपने तो हमें बॉडी के जो हमारी किचन है, किचन के अंदर जो हमारी रेमडीज़ पड़ी है या औषधियाँ पड़ी है, उसमें से जैसे मेथी दाना है, मेथी दाना क्या है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। ओके। तो अगर आप रात को भिगो के 1 चम्मच मेथी दाना रात को भिगो दो, सुबह उठ के उसका पानी पी लो और उसको चबा चबा के खा लो, तो वो डायबिटीज़ को बहुत अच्छा कंट्रोल करता है। हम कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं, मैनेज करने की बात कर रहे हैं, इसको ट्रीट करने की बात नहीं मैं कह रहा हूँ। हाँ, मतलब प्राइमरी लेवल पर, प्राइमरी लेवल पे ट्रीटमेंट के लिए एक प्रोटोकॉल है, वो आपको भी पता है जी। उस प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़ेगा और कम से कम 1 साल का वो पीरियड होता है जी। उस पीरियड के अंदर जब आदमी उस प्रोटोकॉल को फॉलो करता है तो पैंक्रियाज के जो सेल है या वो रिवर्सल होने शुरू हो जाते हैं, और या फिर जो हमारी बॉडी में IGF मॉलिक्यूल है, जो आर्टिफिशियल इंसुलिन बन रही है, वो हट जाती है, तो डायबिटीज़ का लेवल नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि एक ऐसा क्या प्रोटोकॉल है जिससे जो दर्शक हैं जो, क्योंकि डायबिटीज़ आज बहुत तेज़ी से बढ़ रही है जी, तो उनको इतना आइडिया लगे कि वो अपने घर पे जो होम रेमेडीज़ हैं उनसे मैनेज कर सकें। मतलब क्या रिवर्सल के लिए क्या बेस्ट रूटीन होना चाहिए डायबिटीज़ को? रूटीन तो लाइफस्टाइल ही मेजर है जी। अगर मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है कि हमने उनको कहा कि आप सिर्फ सुबह का खाना 8 से 9 के बीच में खाएं, और उस खाने में प्रायोरिटी आपकी क्या रहनी चाहिए कि 50% आपका रॉ फूड हो जी। 4 हरी सब्जियां, कोई भी कच्ची, जिनको आप कच्चा खा सकते हो। सीजन और रीजन, वो आप भी बोलते हैं इस बात को जी, बिल्कुल। जिस रीजन में जो चीज़ मिल रही है और जिस सीजन के अंदर जो मिल रही है, 4 तरह की हरी सब्जियां, खीरा हो गया, टमाटर हो गया, सलाद के फॉर्म में हो गया, चुकंदर हो गया, गाजर हो गया, जो सीजन से मिल रहा है उसका करीब 300 से 350 ग्राम के बीच के 1 प्लेट कह लीजिए, तोलने का तो क्या मेजरमेंट रहेगा, 1 प्लेट को उसको रॉ वेज के फूड के बीच में ले लीजिए राइट एक, और उस बाकी जो है 50% हो दूसरा कुक्ड फूड खाएं, ठीक है। और पूरे दिन भर में पानी की क्वांटिटी 2 से 2.5 लीटर बॉडी में रखें
40 मिनट का वर्कआउट रखें। वर्कआउट मतलब चाहे आप मूवमेंट भी कर रहे हो बॉडी के अंदर, कहीं ना कहीं चल रहे हो, सिटिंग ना रखें। सेडेंटरी लाइफस्टाइल इसको ज़्यादा ख़राब करता है। और शाम का खाना 6 और 7 के बीच में खा लें। और रात को कुछ चीज़ें ऐसी है जैसे आयुर्वेद में कहा गया कि मूली रात को नहीं खानी चाहिए, दही रात को नहीं लेना चाहिए, उस विरुद्ध आहार को हटा दें। तो इतना ही करने से भी बॉडी में रिवर्सल होता है। नॉट ओनली डायबिटीज़, कोई भी बीमारी हो रिवर्सल होती है। इतना करने से भी, इससे ऊपर क्या बताया और इजी क्या हो सकता है? मतलब हमें कि हमने सिर्फ खाना खाना है 2 टाइम और 40 मिनट के लिए घूमना है और टाइम से 10 बजे सो जाना है। 10 बजे के बाद जो लोग भी सोते हैं बॉडी में, उनको मैक्सिमम वो बॉडी के अंदर फैट बढ़ता है उनके अंदर, क्योंकि बॉडी का जो मेटाबॉलिक सिस्टम है वो हमारे समय के सर्कल के साथ ही चलता है। बायोलॉजिकल क्लॉक जिसको हम बोलते हैं। तो जितने लोग भी है जो 10 बजे के बाद या 11 बजे के बाद सो रहे हैं, वो आपने देखा होगा ओबीस होंगे, उनके अंदर फैट एकोमुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। कुदरत का नियम है। कुदरत कहती है कि अब मेरे हिसाब से चलो, तो वो कुछ अब जितने भी जानवर हैं और आदमी को छोड़ के जी, वो सभी लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं। कोई मोटा नहीं होता, कोई पतला नहीं होता, किसी को बीपी नहीं होता, किसी को शुगर नहीं होती, कोई लाइफस्टाइल उसको किसी कंसल्ट नहीं कर रहा डॉक्टर को। और वो कुदरत से ही अगर कोई उनको इंजरी हो भी जाती है, जंगली जानवर को तो हम नहीं इस तरह देख सकते उनका लाइफस्टाइल, लेकिन घर में जैसे कुत्ता बिल्ली है, मान लो उनका डाइजेशन ठीक नहीं हो, 2 दिन खाना नहीं खाएगा, अपने आप उसको खाना पीना खाना बंद कर देता हो। और यहाँ इंसान को थोड़ा सा बुखार हो जाए, बीमार है, ले बेटा खा ले, जबरदस्ती खा ले, ये खा ले, वो कुछ ना खा ले, फ्रूट खा ले। मतलब उसको हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्ट देना भी बहुत ज़रूरी है। और रेस्ट तभी है कि जैसे हम 8-12 घंटे एक्टिव रह रहे हैं, तो 12 घंटे इसको रेस्ट पे रखना भी ज़रूरी है। तो रेस्ट से बात है डॉक्टर साहब, एक बहुत ही फैशनेबल चीज़ है कि हमारे यहाँ हिंदू धर्म में तो उपवास का चलन है, उपवास किया जाता था। एकादशी हो गया, अमावस्या हो गया, सारे 30 त्योहारों पे, तो वो फास्ट नहीं फीस्ट हो गया, करवा चौथ का व्रत, ये सारे हो गए। लेकिन आयुर्वेदा के हिसाब से फास्ट का क्या महत्व क्या है और सही तरीका क्या है फास्ट करने का, और फास्ट करने से क्या वाकई में हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आता है? यस, हमारा जो बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम है जी, इसको डिटॉक्सिफाई करने के लिए और इसको दोबारा एनर्जेटिक बनाने के लिए कहा जाता था कि महीने में एक उपवास रखना बहुत ज़रूरी है। अब वो हमारे जो ब्राह्मण सभा के लोग थे उस टाइम, उन्होंने लोगों को लाइन पे लाने के लिए तो वो क्या करते थे कि आज पूर्णिमा है, भाई पूर्णिमा वाले दिन आप उपवास रख लो, इसका महत्व है जी। महत्व बता देते थे कि आपके घर में धन आएगा, दौलत आएगा, खुशियाँ आएगी, आज अमावस्या है, आज एकादशी व्रत है। मतलब उन्होंने ये चीज़ें इसलिए उनको बताई थी कि ताकि इंसान कहीं तो विश्वास करें। हाँ, मतलब हमारी बात नहीं माने तो परमात्मा की, कुदरत की बात तो माने। अदरवाइज तो आप उपवास कभी भी रख लो, जरूरी नहीं कि आपको एकादशी को रखना है, पूर्णिमा को ही रखना है। वो तो एक सिस्टम बनाया था कि ताकि आदमी को समझाया जा सके भी क्यों रखा जा रहा है उपवास। और आज की डेट में ऐसा हुआ है कि जो कुछ चीज़ें एक्चुअल में थी वो बिना नॉलेज के हम क्या करते हैं, हम किसी चीज़ को प्रैक्टिकल नहीं देखते हैं। किसी ने मुझे कह दिया गुप्ता जी बहुत अच्छे हेल्थ कोच है, तो मैंने वही सुनना शुरू कर दिया। किसी ने मुझे कह दिया यार गुप्ता जी को तो कुछ आता नहीं, मैं तो मेरी डायबिटीज़ ठीक नहीं हुई, मैंने वही सुनना शुरू कर दिया। मैंने ये नहीं देखा कि जिस आदमी ने ये कहा कि डायबिटीज़ ठीक नहीं, क्या उसने अपना लाइफस्टाइल ठीक किया जो गुप्ता जी ने बताया था उसको। वो नहीं हम देखेंगे, हम सिर्फ गुप्ता जी को देखेंगे कि नहीं वो ठीक। और हम ऐसे ही सुनते आगे से आगे उस बातों को उसी तरह का इमेजिन अपने बॉडी में, अपने मन के अंदर बना लेते हैं, परसेप्शन बना लेते हैं। इवन कि फिल्मों में भी हम देखते हैं जो असली विलन होते हैं फिल्म के, हीरो को हम कैसे देखते हैं, रेस्पेक्ट के साथ, यार इसके साथ फोटो खिंचा ले, ये कर ले, हाईलाइट करते हैं। और विलन आ जाए तो नहीं, उसको हम डर जाते हैं, जबकि एक्चुअल लाइफ में विलन थोड़ी होता है, वो भी तो उसी तरह का इंसान। तो हमारी ब्रेन की इमेजिनेशन है, हम आदमी को किस तरह ले रहे हैं। उपवास की मैं बात कर रहा था कि उपवास में क्या होता है कि हमारे जो बॉडी के ऑर्गन्स है उनको रेस्ट मिलता है। करेक्ट, कंप्लीट उनको रेस्ट चाहिए। रेस्ट करने से क्या होता है कि जैसे हम हफ्ते में संडे रखा गया है, संडे रखने का मतलब क्या है कि आप 6 दिन 7 दिन काम करो, संडे को रेस्ट करो, तो एक एनर्जी रीजनरेट होती है बॉडी के अंदर। सेम सिस्टम हमारे डाइजेशन के साथ भी है कि अगर हम उपवास रखते हैं तो उससे हमारे बॉडी का जो हमारे ऑर्गन है उनकी एनर्जी ज़्यादा डेवलप होती है, उनको रेस्ट देने से। कुल मिला के उपवास मतलब अपने बॉडी को रेस्ट देना है और बॉडी के अंदर जो हीलिंग करनी है, क्लीनिंग करनी है, डिटॉक्सिफिकेशन करना है, वो मौका मिल जाता है, वो सिस्टम है। और आज की हमारी जो लाइफस्टाइल है वो तो आप पूछिए मत, सुबह से लेकर शाम तक दिन भर हम खाए जा रहे हैं,
तो वो हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, पावर, उसको आराम ही नहीं मिल पा रहा ये है। भी हमारे ब्रेन के साथ कनेक्टेड है। हमने ब्रेन को उस तरह लगा दिया, उसको आदत पड़ गई है कि अगर हमारे को 3-4 बजे चाय चाहिए तो ब्रेन चाय मांगेगा, सुबह बेड पे चाय चाहिए तो चाय मांगेगा, क्योंकि हमने उसको उस आदत में लगा दिया है, ढाल दिया है उस आदत में। तो आज की डेट में एक बोलते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग है, वाटर फास्टिंग है जी। तो ये क्या है? और कई बार फास्ट जो कर तो लिया हमने, फास्ट को करने के बाद उसे ओपन करने का सही तरीका क्या है? कुछ लोग क्या करते हैं, पकवान खा लेते हैं, बढ़िया मिठाइयाँ खाते हैं और तरह तरह के व्यंजन खाते हैं कि आज मेरा उपवास है, उपवास वाले दिन तो शुद्ध घी की चीज़ें बनती हैं। तो क्या ये सही तरीका है उपवास करने का? वो फिर वैसे ही जो उन्होंने जितना भी मतलब उपवास करके मैनेज किया, वो सारा दोबारा सेम पोजीशन पे वापस आ गए। ओके, ठीक है जी। तो उपवास का तो मतलब यही होता है कि हमने बॉडी के डाइजेशन को रेस्ट दे के उसको इम्प्रूव करना है, मतलब उसको फंक्शन करना है, उसके दोबारा से प्रॉपर एनर्जी बॉडी के अंदर आए। राइट। तो उसमें लाइट भोजन का व्यवधान है। ओके। कि आप रात को भी सुपाच्य, सात्विक और हल्का भोजन खाएं। अगर हम ये कहें कि दिन भर हम भूखे रह रहे हैं और रात को फिर उसी मोशन में चले गए कि सारी कसर अभी निकाल लो, मतलब पूरे दिन भर तो की उसका कसर, कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा हमारा। तो भोजन से बात आई कि शायद एक कहावत है कि दिन में कितनी बार खाना चाहिए, तो कुछ कहते हैं कि एक बार खाए योगी, और फिर वो क्या है और उसका पीछे क्या है, पर्पस क्या है? अध्यात्म में जाते हैं, उनको मेडिटेशन में जाने के लिए भोजन क्या है सर, अगर आप 1 महीना भी बिना खाए रह लोगे ना तो ऐसा कुछ नहीं है कि बॉडी को कुछ होने लगा उससे। अच्छा। हमारी बॉडी, आप पेड़ पौधे कैसे भोजन लेते हैं, प्रकृति कैसे भोजन लेती है, भोजन लेने का मेन सोर्स हमारा सन है। जब लोग अध्यात्म में चले जाते हैं और उनका सहस्त्रधार चक्र एक्टिवेट हो जाता है तो कहाँ से एनर्जी, वो देखो आप अभी हमारा कई सालों तक तपस्या करते रहते हैं। हाँ, कुंभ चला हुआ है, कुंभ में हजारों नागा साधु आए हुए हैं, हजारों संत आए हैं, कोई कम्युनिकेशन नहीं है इनके पास, कोई मोबाइल फोन नहीं है इनके कोई पास, ज़ोमैटो स्विगी नहीं उनके पास, टाइम टू टाइम से पहुंच जाते हैं और टाइम से चले जाते हैं, किसी को नहीं पता लगता उसके बाद ये कहाँ गए, कोई मिलता नहीं इनको, कोई नागा साधु आपको नहीं मिलेगा। कहाँ मिलेंगे? हिमालय के पहाड़ों में बैठे हैं, तपस्या कर रहे हैं, जंगल में बिना कपड़ों के बैठे, बिना खाने के बैठे, क्योंकि वो अपना सोर्स फिर सन एनर्जी से लेना शुरू कर देते हैं। तो सन एनर्जी हमारा मेजर सोर्स है। बात ये है कि सिर्फ हम उसको, उसकी टेक्निक हमें आनी चाहिए, तो आप बिना खानों के हजारों साल रह सकते हैं। राइट। तो जहाँ तक जब खाने की बात आई तो अब एक चीज़ जो सबसे बड़ी रहती है कि मिल्क को लेके, है ना, खाने में बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, तो मिल्क को लेके बड़ा ये रहता है कि मिल्क पीना चाहिए नहीं पीना चाहिए। अगर डायबिटिक है या कोई भी तरह की लाइफस्टाइल डिजीज़ है तो क्या मिल्क हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? हमारे हिंदुस्तान में गुप्ता जी, जब इसका भी बंटवारा नहीं था, बंटवारा मतलब स्टेट वाइज बंटवारा नहीं, आज तो आई थिंक 32-33 स्टेटें बन चुकी है। पहले 17-18 स्टेट होती थी और हर स्टेट में गायें होती थी, उसको देसी गायें कहा जाता था उस भाषा में, नाम उनके अलग थे। हिंदुस्तान की गायें थी, जैसे साहिवाल गायें राजस्थान में पाई जाती थी, गिर गायें पंजाब के अंदर पाई जाती थी, लाल गायें दिल्ली में पाई जाती थी, पहाड़ी गायें हिमाचल में पाई जाती थी, ऐसे से उनके नाम, उनकी ब्रीड होती थी, उनके रीजन के हिसाब से उनको देसी गायें कहा जाता था। और उस गाय के अंदर जो फैट परसेंटेज थी वो 2.5 से 3% रहती थी। और वो जंगल में चरने जाती थी, घास खाती थी प्रॉपर, जाके नेचर से ऊपर फूड लेती थी, और वो प्रोसेस जो था गाय का वो कुदरत ने दिया था उसको। तो उसका घी इवन हम आज भी मंगाते हैं, बड़ा हार्ड मिलता है, कोई 8,000 रुपये किलो के हिसाब से मिलता है हमें वो। तो जो पेशेंट, कार्डियक पेशेंट आते हैं हमारे, उनके ऊपर हम यूज़ करते हैं, उसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं है। उसको, उस घी को अगर हम किसी को खिलाते हैं तो उसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं बनता। और घी खिलाने का भी तरीका है, अगर घी और तेल को आप गर्म करके देते हैं किसी को, या किसी को फ्राई करके देते हैं, या उसमें कोई चीज़ तल लेते हैं हम, तो बैड कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो जाता है वही फूड, वही घी। और अगर आप डायरेक्ट उसको दे रहे हैं और उसकी फैट परसेंटेज कम है, जैसे कि बफेलो की है, उसकी तो 10-11 होती है, उसमें फैट बहुत ज़्यादा होता है, तो वो किसी को वो दूध अच्छा नहीं माना जाता है। वो दूध पहलवानों के लिए माना जाता है। गाय का दूध मानते थे जिनको दिमागी काम करना है। और गाय कभी देखिए आपने मोटी नहीं होती, कभी भी नहीं, वो नेचुरल रहती है। तो वो गाय आज की डेट में है ही नहीं। देसी गाय मतलब A2 जो घी रहता है ना, A2 मुझे ये तो देखो तो नाम है, जैसे आपका नाम अनु गुप्ता है। अच्छा, तो अब अनु गुप्ता जी कितने हैं? मैं कहूँ जी अनु गुप्ता जी बहुत अच्छे हैं, अब कौन से अनु गुप्ता जी बहुत अच्छे हैं, पता नहीं कितने होंगे, या तो पर्टिकुलर हो। तो वो एक ब्रांड दिया गया है A2 का। अब वो कौन सी गाय से बन रहा है? साहिवाल नस्ल की गाय से बन रहा है। अच्छा, या कोई कौन सी जो देसी गाय, उससे कौन सी ब्रीड से बन रहा है, और उसको बनाने का तरीका क्या है?
हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट बनाने का तरीका एक्चुअली प्रोसेस ये क्या है है कि इसकी? अब आप ये देखिए कि 80 किलो घी में से 80 किलो दूध अगर हम लेते हैं गाय का, तो फैट परसेंटेज 2.5 से 3% पकड़ के चलो, तो 80 किलो दूध में से आपको पहले उसकी दही बनानी पड़ेगी, दही से उसकी लस्सी बटर बनानी निकलेगी। पड़ेगी, फिर उससे मक्खन निकलेगा, फिर वो मक्खन को आपको गर्म करके उससे एक घी बनेगा। तो 80 किलो दूध अगर हम गर्म करके बनाते हैं तो जाके घी उसका निकलेगा 1 किलो। अब 80 किलो दूध का रेट आप 70 रुपये के लगा के भी चलो आज की डेट में 6,000 तो वैसे हो तो गया 6,000 रुपये का तो लगभग। दूध हो गया। अब वही घी हम बेच रहे 400-500 का मार्केट में, तो My आप God। कैसे मान सकते हैं कि वो घी एक्चुअल है या प्रॉपर है या वो बना, वो तो मार्केटिंग है। उसमें सिर्फ फ्रेगनेंसेज आती है, आपने कौन से घी की कौन से Essence गाय डाल की लेते हैं। ऐसे, हाँ वो फ्रेगनेंस उसमें ऐड कर लो, बाकी तो प्योर नहीं है मेरे हिसाब सिंथेटिक से। है बेसिकली। अब जैसे भी जो जैसे उनका भी। प्रोसेस रहता है बनाने तो का। जैसे आपने घी का बताया डॉक्टर साहब, तो अगर मैं आगे चल रहा था जी। अभी, तो वो घी जो उस है वो उसकी कॉस्ट तो पड़ेगी, और उसका परसेंटेज ऑफ फैट भी इतना होना चाहिए गाय के अंदर, जो उस तरह की गाय। अब पहली बात तो गाय मॉडिफाई कर दी बची है कहीं ना कहीं, अभी पहाड़ों में है, राजस्थान में भी है, कहीं साहिवाल नस्ल है वहाँ के अभी, जिनको हाइब्रिड नहीं किया गया। और आज की डेट में जो हाइब्रिड करके गाय निकली है वो है हॉस्टन और जर्सी। ये गाय हमारे यहाँ की नहीं है, ये विदेशी नस्ल है, और इनके गाय की दूध की क्वांटिटी है 30, 35, 40 लीटर बिल्कुल मॉडिफाई करके। अब उस दूध में अगर आप प्रैक्टिकल करके देखोगे, तो जब आप अगर उसको प्रैक्टिकल करके देखते तो 70 to 80% शुगर उसी के अंदर है। अब वही दूध आप डायबिटिक पेशेंट को दोगे या दूध से बने हुए मिल्क प्रोडक्ट दोगे, तो उसका क्या असर बॉडी के ऊपर आएगा? उसमें मैक्सिमम शुगर रहती है उसमें, क्योंकि मॉडिफाई है, वो एक्चुअल है ही नहीं है। राइट। अब जो शास्त्रों में लिखा गया है कि दूध कैसे पीना चाहिए, कब पीना चाहिए, कैसे किसके साथ पीना चाहिए, वो दूध ही नहीं है, तो हम क्या बात करेंगे उसकी? हम शास्त्रों की बात तो मान रहे हैं, लेकिन एक्चुअल प्रोडक्ट किधर है आज की डेट में? वो तो है नहीं। ओके, तो यही सबसे बड़ी मतलब शास्त्रों में बोला गया दूध लेना चाहिए, पर जी। वो उस जमाने में जो उस शुद्ध जमाने में मिलता जो था शुद्ध दूध मिलता था वो ठीक गाय था। ही नहीं है, वो गाय ही नहीं वो बची। गाय तो बेचारी, अब मेरे को जमींदार अनपढ़ आदमी होता है हमारा, उसको जी। दिखेगी कि एक गाय दे रही है 30 लीटर दूध, एक गाय दे रही है 3 लीटर दूध, तो 3 लीटर दूध को उसने गाय को उसने इग्नोर करना शुरू कर दिया। हाँ, क्योंकि पैसे नहीं मिल रहे हैं, पैसे नहीं मिल इतना रहे, इतना रेट का दूध खरीदेगा अब वो नहीं बेचारी कोई। आवारा होगी। आवारा करके क्या होगा, उन्होंने, ये विदेश की टेक्निक है हमारे हिंदुस्तान के लिए, ये किस्म से वो हमारे साथ इसका खिलावट कर रहे हैं हमारे से, और उन्होंने स्लाटर हाउस बना दिए, और ऐसे अनपढ़ लोगों को बोल दिया ये गाय आवारा घूम रही, ले आओ पकड़ के इसको, और पकड़ के ले आके उन्होंने उसको स्लाटर हाउस में लिया, वहाँ से उसका मीट बनाया, पैकिंग करके उसका एक्सपोर्ट कर दिया और बाहर भेज दिया। ऐसे बेचारी वो खत्म हो गई। ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर है, मतलब ब्लंडर हो रहा है, क्योंकि ये सब विदेशी ताकतें हैं जो हिंदुस्तान को ख़त्म करना चाहती है, और हम समझते नहीं हैं उसको। जी। तो आपने जो दूध का बताया, तो मैं ये समझ पाया आपकी अंडरस्टैंडिंग से कि पहले की जो सिचुएशंस थी आज से 30-40 साल पहले, उस समय जो दूध मिलता था देसी, वो ठीक था ह्यूमन कंजप्शन के लिए, पर आज जो मिल रहा है वो कमर्शलाइज है, एडल्ट्रेटेड है, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, तो उस दूध का स्वरूप बदल चुका है, जो हमारे हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। इसलिए हम तो डायबिटिक अवॉइड ही करना चाहिए। डायबिटीज, थायराइड, कोई भी हेल्थ इशू, मतलब मुझे नहीं लगता कि उससे कोई हमें बेनिफिट मिल रहा है, क्योंकि वो है ही नहीं, हम तो बीमारी डाल रहे हैं अपने अंदर। और एक क्लिनिकल ट्रायल भी हुई जहाँ पर ये पता चला कि जिन बच्चों को जो पाउडर मिल्क दिया जाता है, राइट, और उसके वजह से बच्चों को टाइप 1 डायबिटीज हो गई, क्योंकि ऑटो इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो गया, उन्होंने पैंक्रियाज को डैमेज कर दिया, और बच्चों को दिन भर लाइफ टाइम इंसुलिन लेने पड़ रहे हैं। जितना भी पैक्ड फूड है, हाँ जी, चाहे वो डिब्बा बंद फूड जिसको कहते हैं आप, चाहे ब्रेड रेस्क्यू ना है, उसको डेड फूड कहा गया है, राइट। और डेड फूड हमारी बॉडी के लिए, अभी पहले ब्रॉडकास्ट हुआ था उसमें ये मैं बता रहा था उनको कि हमारी बॉडी में ब्लड, जी, अगर ब्लड की आप कम्बिनेशन करोगे तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट रहते हैं उसके अंदर, वो प्लेटलेट सारे डब्ल्यूबीसी, आरबीसी एक्टिव होते हैं, उससे हमारा सेल बनता है, वो एक्टिव होता है। सेल के बाद हमारा जो टिश्यू बनता है वो भी लाइव होता है, टिश्यू से हमारे मसल बनते हैं वो लाइव होते हैं, मसल से ऑर्गन बनते हैं वो लाइव होते हैं, और ऑर्गन से सिस्टम बनते हैं वो भी लाइव है, और सिस्टम से हमारी बॉडी है ये भी लाइव है। तो जब हमारे बॉडी का छोटे से पार्टिकल से लेके बड़े पूरी बॉडी तक हर चीज़ लाइव है, और ऊपर से हम जो भी खाना खा रहे हो सारा डेड है, तो आपको क्या लगता है कि बॉडी के डिजेनरेशन नहीं आएगी सेल के अंदर? जिन लोगों को लगता है कि हम तो घर का बना खाना खा रहे हैं, बहुत होम कुक्ड फूड खा रहे हैं, होम कुक्ड फूड में जो प्रेशर कुकर है ना आज की डेट में, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। उस प्रेशर के अंदर, प्रेशर कुकर में बनाया गया खाना पकता नहीं है सर, वो प्रेशर एग्जर्ट करता है तो वो खाना गलता है। ओके, ठीक है, आप प्रैक्टिकल करके देखना,
पहले खाना मिट्टी के बर्तनों में बनता था, उसमें न्यूट्रिशन जो है 7 से 8% डिस्ट्रॉय होते थे और 90 से 92% लाइव रहते थे, उसके अंदर प्रेजेंट रहते थे उस खूह में। फिर आया पीतल, तांबा, कांसा, भरत, उसमें करीब 25% डिस्ट्रॉय होता था और 75% फूड लाइव रहता था, जो हमारे न्यूट्रिशन जिंदा रहता था जी, वो भी अच्छा था हमारे लिए। उसके बाद आया एल्युमिनियम और प्रेशर कुकर जी। प्रेशर कुकर में प्रेशर एग्जर्ट होता है, मतलब जो फूड आपको 15-20 मिनट में 100 डिग्री टेम्परेचर में जाके बॉइल्ड होना है, वो आपका 5 मिनट में ही जाके 100 डिग्री टेम्परेचर करके बॉइल्ड हो गया। और 100 नहीं, उसके अंदर 200 डिग्री टेम्परेचर होता है प्रेशर को, इसलिए तो बनाया गया वो प्रेशर एग्जर्ट करने के लिए, मतलब खाने को जल्दी बनाने के चक्कर में, जल्दी बनाने के लिए। तो उसमें क्या होता है कि खाना पकता नहीं, वो गल जाता है। और गला हुआ खाना हमारे बॉडी के लिए जहर है, वो सारा VLDL और LDL है। तो वो क्या बनाएगा, वो हमारे सेल को क्या न्यूट्रिशन देगा, हमारी बॉडी को, ऑर्गन को क्या न्यूट्रिशन देगा। और वो खाना खाने से हमारा पेट तो भर रहा है, लेकिन बॉडी की इम्यूनिटी डे पर डे डाउन जा रही है, जिसकी वजह से फिर जिस भी ऑर्गन का सेल डिजनरेट होना शुरू होएगा, उसी से रिलेटेड बीमारी आनी शुरू हो जाती है। तो खाने से लेकर बात हो रही है डॉक्टर साहब, तो एक और लोगों के अंदर एक हैबिट रहती है कि खाना खाने बैठे हैं, एक निवाला खाया तो फिर एक गिलास पानी, थोड़ा सा घुट पानी पी लिया, फिर खाने के साथ में पानी पी लिया। तो क्या खाने के साथ पानी पीना सुरक्षित है, एक रोटी के खाने के बीच में अगर हम एक सिर्फ सिप, घूंट नहीं मैं कह रहा हूँ, एक सिप पानी की ले लें और आप 4 रोटी अगर खा लें और बीच में 4 सिप पानी की ले लें, वो हमारी बॉडी के लिए फ्रूटफुल है। लेकिन पानी खाना खाने से आधा घंटा पहले और खाना खाने के 45 मिनट तक के बीच के बाद का पानी पीना वो अच्छा माना गया है। बीच में अगर हम खाना खाने के इंस्टेंट बाद पानी पीते हैं, वो इंडाइजेशन को ख़राब करता है, वो हमारी जठर अग्नि को मंद करता है, जो हमारे पेट में डाइजेशन का काम करती है। तो उसकी वजह से खाना सड़ेगा बॉडी का। पानी पीने का सही तरीका क्या है? जनरली लोग आते हैं, आज की डेट में बॉटल कल्चर है, खड़े होंगे गट करके पी लेते, लेकिन मुझे आज भी याद है कि हमारे घर में जो बुजुर्ग लोग थे वो बोलते थे कि आराम से तसल्ली से बैठो और गिलास से आराम से सिप करके पीना चाहिए। तो कोई फ़र्क पड़ता है कि पानी तो पीना ही है, चाहे खड़े होकर पिए चाहे बैठ के पिए, क्या डिफरेंस है? जब हम पानी को खड़े होकर पीते हैं और डायरेक्ट सीधा पेट में से ना होता हुआ हमारी बॉडी में अंदर जो जाता है, उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स, आर्थराइटिस की, रोमेटिज्म की देखी गई है, हड्डियों बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम देखी गई है। अच्छा। और अगर आप पानी को बैठ के पियोगे तो पहले वो जहाँ उसको जाना चाहिए पेट के अंदर वहाँ जाएगा, वहाँ के टेम्परेचर, बॉडी का ऑर्गन जो है उसके टेम्परेचर को ओके करेगा, बराबर करेगा, और उसके बाद बॉडी के अंदर वो जाएगा। क्योंकि जो भी चीज़ें हम खाते हैं, ज़्यादा ठंडी भी हमारे लिए नुकसानदायक है, ज़्यादा गर्म भी नुकसानदायक है। क्योंकि नुकसान क्यों है, क्योंकि उसको अंदर बॉडी को डाइजेशन करने के लिए उसको नेचुरल टेम्परेचर पे लाना पड़ता है, उसके लिए टाइम लगता है। जितनी ठंडी चीज़ ज़्यादा खाओगे उतना टाइम ज़्यादा लगेगा, जितनी ज़्यादा गर्म पियोगे तो भी टाइम उतना ही लगेगा। तो इसलिए हमें बॉडी टेम्परेचर के ऊपर चीज़ रहनी चाहिए। और पानी पीने का सही तरीका ये कि सुबह उठ के खाली पेट आप 1 से 2 गिलास ले सकते हो। और दिन में 2 से 2.5 लीटर पानी मोर देन सफिशेंट है। और दूसरी, हमारी बॉडी नेचुरल बताती है, क्योंकि 5 तत्वों से बना हुआ शरीर है। जब भी बॉडी में हमारा जल तत्व कम होगा तो बॉडी डिमांड करती है, वो नेचुरल प्रोसेस है। आज की डेट में लोगों को डाइजेशन का बहुत कॉमन इशू है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो आयुर्वेद में ऐसा कोई या होममेड कोई ऐसी रेमेडी है जिसको यूज़ करके अपने डाइजेशन को ठीक किया जा सकता हो? 2 चीज़ें हैं सर, समस्या का समाधान और समस्या के लिए समाधान, दोनों एक जैसी लगती है, लेकिन मीनिंग दोनों के बहुत डिफरेंट है। समस्या का समाधान और समस्या के लिए समाधान। हम ज़्यादातर क्या करते हैं, समस्या के लिए समाधान करते हैं। इंडाइजेशन हो गया, गोली बताओ क्या खा सकते हैं, रेमडी बताओ क्या सकते हैं। समस्या का समाधान कीजिए कि वो इंडाइजेशन हो ही ना। हम खाना ही तो देखो, हम जितना भी कुछ कर रहे हैं लाइफ में, भाग दौड़ कर रहे हैं, वो किस लिए कर रहे हैं कि हम आराम से खाना खा सकें। अभी बाहर एक बात चल रही थी, एक कहावत है, भाई आप गधे बन के कमाइए, राजा बन के खाइए। मेहनत जितनी मर्जी कर लो, लेकिन किस लिए कर रहे हो, अपने खाने के लिए। तो कम से कम वो खाना तो ढंग से खा लो ना। हम उसी को जल्दबाजी करते हैं जिसके लिए कर रहे हैं, फिर बीमारी आती है, बीमारी के बाद हम दवाइयाँ ढूंढते हैं। कोई भी रेमडीज़ अपने आप में ऐसी नहीं होती है, उसकी डेफिशिएंसीज़ को पूरा करती है। डेफिशिएंसी को पूरा करने का मतलब ये हुआ कि अगर हमने कोई खाना खाया और उससे हमें इंडाइजेशन हुई, तो इंडाइजेशन का मतलब हुआ कि हमारी बॉडी में कोई डेफिशिएंसी रहेगी। वो डेफिशिएंसी को क्या चीज़ पूरी करेगी, हम उसके लिए मेडिसिन बना देते हैं। तो उस खाने को ही टेक फूड एज ए मेडिसिन, खाने को ही मेडिसिन की तरह खाएं।
तो क्या करना चाहिए बेसिकली, सोल्यूशन क्या है डाइजेशन को ठीक सोल्यूशन ये करने है का? कि आपको मिनिमम 25 से 30 मिनट तो खाने के लिए देने हैं, और उस ओके। टाइम आप सात्विक मूड में हो, आपके दिमाग में कोई वजन ना हो, कोई स्ट्रेस ना हो, कोई टीवी मोबाइल सा आसपास ना हो, और जितने टाइम में आपने खाना खाना है उसको 32 बार नहीं तो 28-23 बार तो चबाएं। और उसके बाद क्या होता है कि ब्रेन ऑटो सिग्नल देता है बॉडी को। ऑटो सिग्नल का मतलब ये होता है कि जब ब्रेन को लगता है कि मैं अब मुझे आगे और खाना नहीं चाहिए तो वो मना कर देता है। अब हम जितनी जल्दी खाना खाते हैं तो ब्रेन का वो सिग्नल पूरा ही नहीं होता, और तब तक हम खाना को ओवर डाइट कर लेते हैं। वही ओवर डाइट हमारी बॉडी में इंडाइजेशन की प्रॉब्लम बनती है। खाने का टाइम सही कर लो, वो अगर हम बेटाइम खाना खा रहे हैं तो कुदरत नहीं मानती। हमारी बॉडी में ब्रेन से ऑटोमेटिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिलीज होना खाने को डाइजेशन के लिए हेल्प आउट करता है, जो कि सुबह 8-9-10 बजे तक रहता है, शाम को 6-7 बजे तक लास्ट रहता है। मतलब कि बॉडी का मेटाबॉलिक सिस्टम जिसको कहते हैं एक्टिव है। अब हमें ना तो हम सुबह इस टाइम में खाना खाते हैं, ना रात का खाना इस टाइम में खाते हैं, तो इंडाइजेशन तो रहेगा ही। अब उसके लिए फिर हम अल्टरनेट ढूंढते हैं कि मेडिसिन दे दो। मैं कहता हूँ समस्या का समाधान करो, समस्या के लिए समाधान क्यों ढूंढते हैं। मैं आपकी बात समझ पाया कि रादर देन कि हम गोलियां, दवाइयां, चूरन, चटनी, पाउडर जी की तरफ जाएं, पहले ये पूछे कि समस्या मुझे हो क्यों रही है, राइट? और उसको कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल कोई ठीक करने की बात है। ठीक करें। अगर वो ठीक कर रहा है तो मुझे लगता नहीं कोई उसको प्रॉब्लम आनी चाहिए इस तरह की। चलिए, फिर भी कोई ऐसी घरेलू चीज हो जो अगर किसी को तकलीफ है तो उनको इंस्टेंट रिलीफ मिल सके। डाइजेशन में जो इंस्टेंट रिलीफ देता है, जैसे सौंफ है। ओके। किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो जीरा है, उसको हल्का सा भून के चबा लो और ऊपर से हल्का सा कोसा पानी पी लो। ये प्रॉब्लम इंस्टेंट रिलीफ देता है बॉडी के अंदर हमारे को। ठीक है, खाना खाने के बाद आप थोड़ा गुड़ और सौंफ खा लो तो इंडाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं रहेगी, जल्दी से ठीक, मतलब उसको प्रॉब्लम आती नहीं है, डाइजेशन सही रहता है हमारे को। किसी को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आ रही है तो त्रिफला सबसे बेस्ट है। रात को आप 1 चम्मच त्रिफले का गर्म पानी के साथ ले लो, सुबह आपका पेट ऑटोमेटिक साफ हो जाएगा। लेकिन हमें रूट कॉज के ऊपर जाना पड़ेगा। तो उसका रूट कॉज क्या है, कॉन्स्टिपेशन हुई क्यों है? कॉन्स्टिपेशन का डायरेक्ट लिंक हमारे ब्रेन से, नर्वस सिस्टम से है। अच्छा। जब हमारे नर्वस सिस्टम में कोई स्ट्रेस चल रहा है, डिप्रेशन चल रहा है, एंजाइटी चल रही है, या हमें ब्रेन की कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, तो वो आदमी को कॉन्स्टिपेशन होएगी। और डायबिटीज़ का भी मेजर सिम्टम कॉन्स्टिपेशन है। क्यों? क्योंकि डायबिटीज़ के अंदर आदमी का नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब रहता है बहुत ज़्यादा। उसको इंसोम्निया की प्रॉब्लम रहती है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस जल्दी ले लेता है, खुशी नहीं रहती अंदर, क्योंकि हैप्पी हार्मोन्स ख़त्म हो जाते हैं तो डिप्रेशन में जल्दी रहना शुरू कर देता है। तो नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब है उसका। वो नर्वस सिस्टम का लिंक जो है, नर्वस सिस्टम कैसे हमारा काम करता है, जैसे एक टीवी और रिमोट काम करता है। हमने 2 लाख का टीवी लगा दिया सामने, लेकिन रिमोट में 20 रुपये के सेल नहीं है, तो टीवी हमारे लिए बेकार है। क्या बात है, क्योंकि चलना उसने रिमोट से ही है। तो नर्वस सिस्टम और डाइजेस्टिव का लिंक है आपस में। जितनी भी पेट से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं तो बिरुदार खाने से हो रही है, और या फिर हमारे नर्वस सिस्टम के डिस्टर्ब होने से हो रही है। तो इसलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, मन को हेल्दी करते हैं। क्या बात है। तो मन को हेल्दी करने के लिए क्या करना चाहिए? मन को हेल्दी करने के लिए सन एक्सपोजर पहली बात। अगर आप डायरेक्ट सन में बैठते हो सुबह की, तो आपके ब्रेन के न्यूरॉन एक्टिव रहेंगे तो जितने भी हमारे ग्लैंड सिक्रेशन है वो प्रॉपर रहेगी। पिट्यूटरी ग्लैंड की सिक्रेशन बनी रहेगी, पीनियल ग्लैंड की सिक्रेशन बनी रहेगी, एड्रेनल ग्लैंड की सिक्रेशन बनी रहेगी, एंडोक्राइन की बनी रहेगी, पैंक्रियाज की बनी रहेगी, सब ग्लैंड्स है। जब इनकी सिक्रेशन सनलाइट से बनी रहती है तो ये डिस्टर्ब नहीं होंगे, और जब ये डिस्टर्ब नहीं होंगे तो हार्मोनल इनबैलेंस नहीं आएगा बॉडी के अंदर। और जब बॉडी के अंदर हार्मोन हमारे बैलेंस रहे तो फिर पूरी बॉडी बैलेंस है, वात पित्त कफ दोष हमारा बैलेंस है। डॉक्टर साहब, हमने डाइट पे बात की, डायबिटीज़ पे बात की, राइट, और अब एक और चीज़ है जो सबसे ज़्यादा आज के लोगों की ज़िंदगी है, वो है स्ट्रेस, है ना। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो इसको अगर हमें कम करना है, मैनेज करना है, तो क्या सबसे बेस्ट तरीका है? और कोई हर्बल सॉल्यूशंस हैं उसके लिए, लाइफस्टाइल चेंज के साथ साथ में? उसका एक तो नेचुरल तरीका ये है कि डेली हम सन एक्सपोजर लें। मैंने आपको बोला कि जितना हमारा स्ट्रेस कब आता है, जब हमारी बॉडी में हार्मोनल सिक्रेशन नहीं हो रही है। किसकी? पीनियल ग्लैंड की, पिट्यूटरी ग्लैंड की, राइट। वो हार्मोन पैदा करते हैं, हैप्पी हार्मोन, जिनका नाम आपको पता ही है। वो हार्मोन्स बॉडी में जब डेवलप होंगे तो हमारी अंदर से खुशी आती है। जब वो नहीं आ रहे हैं, सिक्रेशन नहीं हो रही, पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड की सिक्रेशन नहीं हो रही, तो वो क्या करते हैं, वो कॉर्टिसोल को अपग्रेड करते हैं।
स्ट्रेस हार्मोन की लेवल बढ़ स्ट्रेस जाता हार्मोन को बढ़ जाता है। और स्ट्रेस हार्मोन क्या करता है, वो आपको हर चीज़ में नेगेटिविटी देता है, हर चीज़ में आपको क्वेश्चन मार्क में डालता है, माइंड को सस्पिशियस करता है, क्या मैं ये डिसीजन ले पाऊँगा, क्या मैं ये कर पाऊँगा, हर चीज़ में सामने वाला आदमी क्या मेरी तरह सोच रहा है या मेरे बारे में सोच रहा है, उसको ऐसी नेगेटिव थॉट्स आनी शुरू हो जाती है। अगर आपके हार्मोन प्रॉपर रहेंगे तो आपकी नींद भी पूरी रहेगी, आपको खुशी भी पूरी रहेगी, हैप्पी हार्मोन आपकी बॉडी में जनरेट रहेंगे, डोपामिन अपग्रेड रहेगा, कॉर्टिसोल डाउन आ जाएगा अपने आप ही, तो वो उससे फिर ब्रेन आपका हेल्दी रहेगा। दूसरी उसकी जो मेन हम बोलते हैं लैक ऑफ माइक्रो न्यूट्रिशन, वो लैक ऑफ माइक्रो न्यूट्रिशन ही ब्रेन की डाइट है। जिसमें आपका जिंक आ गया, जिसमें आपका मैग्नीशियम आ गया, ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 फैटी एसिड्स, क्रोमियम, ये सारी चीज़ों के लिए आपको हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि 3-4 तरह के ड्राई फ्रूट्स और सीड्स हैं जो डेली हम 1 टीस्पून उसका 2 टाइम लेते रहें, तो ये हमारी माइक्रो न्यूट्रिशन की डाइट की कमी को पूरा करता है। तो उससे हमारा नर्वस सिस्टम एक्टिव रहेगा, नर्वस सिस्टम एक्टिव रहेगा तो शरीर में बीमारियां और कम हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादातर बीमारियां पहले आदमी मानसिक रोगी बनता है, उसके बाद शारीरिक रोगी बनता है। मन में रोग आने से वो स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, सिजोफ्रेनिया इस तरह के जो आते हैं, उसी तरह से फिर हम भाव रखते हैं, उसी भाव के साथ हम खाना खाते हैं, उठते बैठते हैं और वही भाव हमारे बॉडी के अंदर आ जाता है। तो एक कहावत है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन। जी। तो इसका क्या कनेक्शन है, मतलब खाने का बोलते हैं तामसिक भोजन, सात्विक भोजन, ये क्या फिलॉसफी है इसके पीछे? तामसिक भोजन में अब जैसे नॉन वेजिटेरियन है जी, उसको तामसिक भोजन कहा गया है जी। जो आपके अंदर गुस्सा, आपके अंदर ईर्ष्या, आपके अंदर द्वेष को एग्रीवेट करता है। सात्विक भोजन ऋषियों का भोजन, हमारे सभी हिंदुस्तानियों का भोजन, जिसको अन्न कहा गया है, वेजिटेबल फ्रूट्स कहा गया है, उसमें क्या होता है कि उसके अंदर सिंपैथीज पैदा होती है, एक दूसरे के लिए आप गलत नहीं सोचोगे, बुरा नहीं सोचोगे, राइट, ठीक है। अब आपकी अल्कोहल है, मदिरा पान आदमी करता है तो 1 मिनट में वो शेर बन जाता है, और 1 मिनट में वो गुस्से में कुछ ना कुछ, और सुबह उसको पूछो यार पी के बोल दिया, मुझे तो पता ही नहीं लगा क्या हुआ। तो मतलब उसके जो इंग्रेडिएंट है वो बॉडी में उस तरह की एनर्जी प्रोडक्शन करते हैं, उस तरह की सोच। खाने से तो बना है हमारा, वही आपकी बात है, जैसे खावन वैसे रहेगा मन। हम सात्विक भोजन करेंगे तो मन हमारा सात्विक विचारों का रहेगा, तामसिक भोजन करेंगे तो तामसिक विचारों का रहेगा। तो जो तामसिक में सर आपने बताया कि नॉनवेज का, जी, तो नॉनवेज अगर किसी को स्वस्थ रहना है, निरोगी रहना है, तो क्या नॉनवेज उसे खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? क्या हमने कभी ये देखा है कि जिनका हम नॉनवेज खाते हैं वो क्या खाते हैं? बकरी क्या खाती है, मुर्गा क्या? हाँ, तो फिर तो आदमी को घास खाने में क्या प्रॉब्लम है अगर वो वेजिटेबल उसको कहा जा रहा है तो उसको नहीं, पर वो टेस्ट और वो जो मजा आता है वो कहाँ से मिलेगा? उसको कैसे मजा आता है? वो भी तो खाती है घास। टेस्ट के लिए तो ये मसाले बनाए गए, औषधियाँ जिनको कहा गया, जिनका नाम मसाले रखा गया है कि उसमें घी डालो, उसको गर्म करो, जीरा डालो, लहसुन डालो, सब्जियाँ इतनी बनती है, प्रोटीन उसमें मैक्सिमम है, वो उनका प्रोटीन भी तो घास से ही आता है ना। हाँ। जिस चीज़ के अंदर आपके आत्मा है, अगर आप उसको, वैसे तो ये उसको कर्म योग कहा गया है कि कटना उसी को है जिसको हमने काटा है, नंबर तो सबका ही आना है। अगर हमने मुर्गे काटे हैं, हमने बकरे काटे, तो हमें भी कटना ही पड़ेगा ना, तभी वो कट रहे हैं। ये तो सर्कल है, जिंदगी का 84 लाख यूनी है, उसका सर्कल पूरा होना है। करेक्ट, ठीक है कि नहीं? लेकिन फिर भी हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जिसके अंदर आत्मा है किसी की, उस आत्मा को दुखा के, उस आत्मा को तड़पा के आप उस खाने को भोजन बना रहे हो, तो फिर वो तामसिक ही भोजन कहलाएगा, उसको सात्विक भोजन कैसे कह सकते? और साइंटिफिकली देखा जाए तो हमारा जो सिस्टम बना हुआ है मुंह से लेके हमारी इंटेस्टाइन तक, तो एक शाकाहारी लोग रहते हैं और नॉन वेजिटेरियन लोग, तो जो मांसाहार खाते हैं उनके दांत पहने रहते हैं, नुकीले रहते हैं मांस को चीरने फाड़ने के लिए, और जो शाकाहारी रहते हैं उनके बिल्कुल कर्व जैसे दांत रहते हैं, मतलब नॉर्मल शाकाहार करने के लिए। तो मेरे ख्याल से कुदरत ने भी हमारा सिस्टम डिजाइन किया है कि हम शाकाहारी चीजें खाएं, लेकिन वही मॉडर्न होने के नाम पे, एडवांसमेंट होने के नाम पे, जो प्रॉब्लम है आज की डेट में अपने आप को मॉडिफाई करना, ये मॉडिफिकेशन ही हमारे को ख़राब कर रही है। हमारा लाइफस्टाइल, हमारी सोच, एक तो हमें कुदरत को कवर करना है, दूसरा हमें दूसरे से अच्छा दिखना है। ओके, यही चीज़ें हमें ख़राब कर रही है। आप जैसे हैं अगर वैसे रहो तो लगता नहीं कि कोई स्ट्रेस आएगा या कोई बीमारी आएगी। हमें क्यों कंपैरिजन करना है दूसरे से? जब हम, कुदरत ने इतनी आत्माएं बना दी है, हमारे एक दूसरे के फेस है वो लाइक नहीं करते, एक दूसरे को मैच नहीं करते जी। सबका फेस अलग है, सबकी बॉडी की बनावट अलग है, सबको देखने में अलग लुक लिखती है। हज़ारों लोगों में जाके भी हमें अपने नॉन पर्सन को पहचान लेते हैं, तो हमें दूसरे जैसा बनना ही क्यों है या उससे सुपर बनना ही क्यों है?
हम जैसे हैं वैसे ही रहो ना, जिसको आपको एक्सेप्ट करना है वो वैसे भी एक्सेप्ट कर लेगा, मॉडिफाई करके क्या एक्सेप्ट कर लेगा हमारे से। डॉक्टर साहब, योगा जो है, योगा और आयुर्वेद का इनका क्या कनेक्शन है, राइट? और किस तरह से इंसान अपने डे टू डे लाइफ में आयुर्वेद को अपना के अपने ज़िंदगी को, अपने हेल्थ को बेहतर कर सकता है? आपको पूरी ज़िंदगी स्वस्थ रहना है तो आप योग मेडिटेशन आधा पौना घंटा ज़रूर करें। आप योग मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हैं और आपको बीमार हो गए, बीमार होने के लिए आप आयुर्वेद का उपयोग करें दवाइयों के रूप में। तो कनेक्शन तो इनका ये है आपस में है कि लाइफस्टाइल से रिलेटेड अगर हम देखें, आप सुबह 1 घंटे का मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम करो तो हमारे बॉडी का नर्वस सिस्टम एक्टिव रहता है जी। हमारे विचार एक्टिव रहते हैं, पॉजिटिव थॉट्स आती है और उसके बाद हम उसी तरह का खाना खाएंगे, उसी तरह की सोच रखेंगे तो हमारी बॉडी भी फिट रहेगी। हम योगा मेडिटेशन नहीं करते, प्राणायाम नहीं करते, हमारी सोच में बदलाव आएगा। जब सोच में बदलाव आएगा हमारा मन उसी तरह से सोचेगा, दिमाग उसी तरह से काम करेगा, उसी तरह का खाना करेगा। जब खाना उस तरह का खाएगा तो बॉडी बीमार होएगी। तो कनेक्टिविटी तो बनती है दोनों की कि हम मेडिटेशन योगा आपस में करते रहें तो आदमी की सोच बदलेगी, सोच बदलेगी तो उसके शरीर के ऊपर उसका इम्पैक्ट आएगा, उसी तरह से वो अच्छा खाना खाएगा, अच्छा सोचेगा। बहुत ही अच्छा। जी। तो डॉक्टर साहब, आयुर्वेद के हिसाब से हमने बहुत सारे डायमेंशंस को देखा और तमाम सारे हेल्थ इश्यूज़ हैं, राइट? चाहे वो डायबिटीज़ है, थायराइड है, पीसीओडी है जी। इन सब चीज़ों का मतलब आपको क्या लगता है कि क्या एक मेन चीज़ है जिसको लोग ध्यान रखें? लाइफस्टाइल। ओके। मेन लाइफस्टाइल है। आप कुदरत के हिसाब से चलो, जो समय में, जो सीजन में जो चीज़ प्रकृति हमें दे रही है उसको सात्विक रूप में, सात्विक आहार के रूप में ग्रहण करो और जिस रीजन में जो चीज़ मिलती है उसका उपयोग करो। समय का ध्यान जरूर रखो। सुबह का खाना मैंने बोला 8 के 9 के बीच में करो, रात का खाना सूरज ढलने से पहले कर लो, क्योंकि कोई भी पशु पक्षी जानवर सूरज छुपने के बाद खाना नहीं खाता तो बीमार ही नहीं पड़ते कभी भी नहीं। तो हमारे बॉडी का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है या मेटाबॉलिक सिस्टम है वो बैलेंस रहेगा, हमारी बॉडी के त्रिदोष बैलेंस रहेंगे। जब तीनों दोष बैलेंस है तो बीमारी आएगी नहीं। सिंपल बात है, आप डायबिटीज़ छोड़िए जी, कोई भी बीमारी को रिवर्सल करने के लिए आपको लाइफस्टाइल पे जाना पड़ेगा। और लाइफस्टाइल क्या है कि आप सुबह और शाम को खाना खाओ, दिन में पानी पियो, कोई फ्रूट आपको अच्छा लगता है वो खा लो, कोई आपको डायरेक्ट रा फूड लेना है वो खा लो, टाइम से सो जाओ, 40 मिनट का फिजिकल एक्टिविटीज़ कर लो, चाहे वर्क कर लो, चाहे वॉक कर लो, और बस बेसिक चीज़ें फॉलो करनी जो आपने बताई, जो कुदरत नेचुरल लाइफस्टाइल को फॉलो करना है कुल मिला के जितना ज़्यादा संभव हो सके। जी जी। और अगर कोई डेफिशिएंसी आ गई है तो उसके लिए फिर आयुर्वेद है, उसकी रेमडीज़ है, वो आप होम रेमडीज में ज़्यादा जाइए। अब बाकी तो हम सब बिजनेस कर रहे हैं ना, हम यहाँ भी बैठे तो बिजनेस है, नहीं तो अगर हमें होम रेमडी, हम क्यों किसी को बताने की ज़रूरत है, हमें उनको भी पता है इस चीज़ का। एक बार आपसे डिस्कशन हो रहा था तो आपने बताया कि पहले तो नॉर्मल फ्रूट्स आते थे, उनमें कीड़े पड़ जाते थे, बट आज की डेट में सुनने में आता तो कीड़े भी नहीं पड़ते उस फ्रूट से, मतलब कीड़ों ने भी उन फ्रूट्स को खाना बंद कर दिया है। कुदरत ना बहुत समझदार है, कुदरत ने इंसान को भी समझदार बनाया था लेकिन हमने उसको और मॉडिफाई कर लिया अपने आप को कि इससे ऊपर क्या है। बाकी जो चीज़ें हैं उसको कुदरत को देख के चलती है, वो एक स्पेशल सेंस से बात करती है कुदरत से जी। आप कहो तो एक ऐसी टेक्निक भी है, आप पौधों से बात कर सकते हैं, पेड़ पौधों से बात कर सकते हैं, प्रकृति से बात कर सकते हैं। यही परमात्मा है। वो अलग से कोई रूप, वो तो हमने बनाया कि शिव जी ऐसे दिखते थे, भगवान राम ऐसे दिखते थे, असली में तो किसी ने नहीं देखा। असली में आप अपने अंदर जाइए, अंदर का परमात्मा जगाइए तो प्रकृति हर चीज़ में परमात्मा है। और वो कहती है कि आप किसी को दुख ना पहुँचाओ तो मैं आपको सुखी रखूँगी, आप जो दे रहे हो मैं 1000 गुना आपको वापस देती हूँ मुड़ के। वेरी ट्रू। ठीक है जी। तो हम क्या बांट रहे हैं? ईर्ष्या, द्वेष, कंपैरिजन, चुगलियाँ, नैरो सोच, यही हम बांटते हैं, वही हमारे को वापस आता है। आप कभी खुशी बांट के देखो, किसी का अच्छा सोच के देखो, किसी की हेल्प आउट करके देख लो, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी भाव के कि हमें क्या एक्सपेक्टेशन है उससे, उसके रिजल्ट देखो। तो कुदरत क्या बोलती है कि जो चीज़ नेचुरल है उसको उसने नेचर के हिसाब से रखा और उसने परमानेंट कुछ भी नहीं रखा। परमानेंट खुशी नहीं रहती, परमानेंट दुख नहीं रहते। लाइफ का सर्कल है, सुख दुख के साथ बैलेंस होकर चलता है। हम एक ही चीज़ में बहुत खुश रहेंगे लेकिन वो परमानेंट कभी नहीं होता। महीने 2 महीने में उससे आपका मन भर जाएगा। वो शादी होती है ना, कितना खुश होता है आदमी, 5 साल के बाद लाइफ देखो, 10 साल के बाद लाइफ देखो, 20 साल के बाद की लाइफ देखो, सेम चीज़, दुख की अप्स एंड डाउन लगे रहते, सेम दुख है। आज कोई हमारे घर का बहुत बड़ा मेंबर ऐसा जो है अनफॉर्चुनेटली चला गया
और आदमी रोने बैठ जाते हैं और सोचते हैं अब तो लाइफ ही ख़त्म होगी, लेकिन लगता है कि 2 महीने के बाद वो धीरे धीरे भूलना शुरू हो जाता है आदमी और दोबारा लाइफ पे। तो कुदरत ने बनाया है बैलेंस। तो कुदरत खाने पीने में भी ऐसे उन्होंने जो कुदरत, आप देखो इंसान को छोड़ के कौन आदमी भूखा सोता है जो खाना खाता है, चाहे वो जानवर है, पशु पक्षी है, कीड़े मकोड़े हैं, इवन कि शेर है, उसको भी खाना दिया है भगवान ने। सही है, ठीक है नहीं। एक आदमी है जिसको तसल्ली नहीं है कल के लिए, कल का क्या होगा, मेरे फ्यूचर का क्या होगा, उसको फ्यूचर के ही प्रॉब्लम है। वो आज में नहीं जी रहा है इसलिए दुखी है। अगर वो प्रेजेंट या पास्ट में जी रहा है, बीमार है तो पास्ट में जी रहा है, परेशान है तो फ्यूचर में जी रहा है और सुखी रहना है तो प्रेजेंट में जियो। और एक चीज़ सरेंडर करके चलो उसको कि जो तुमने पैदा किया है तुमने ही देना है। वो आप कभी भी नहीं आदमी भूखा रह सकता है, बहुत ही खूबसूरत। डॉक्टर अग्रवाल सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आज आपने समय दिया, अपना बहुमूल्य समय इस पॉडकास्ट के लिए। अगर आप इस पॉडकास्ट पे पहली बार हैं, इस चैनल पे पहली बार हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को हिट कर दें, सो दैट इसी तरह की और सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़, नॉलेज आपको समय पर मिलती रहे। थैंक यू सो मच।